नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे द्रव्यों का मौलिक वर्गीकरण। जो द्रव्य गुण का थर्ड चैप्टर है या थर्ड टॉपिक है, आप समझ सकते हैं इसको। संसार में द्रव्यों की संख्या अगणनीय है, अतः उसका पृथक पृथक अध्ययन अति दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब है कि सबको पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हम सभी को अलग अलग ना पढ़ करके अगर हमें उसकी कोई कैटेगरी अवेलेबल हो जाए और जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा उसके ऐसे गुणधर्म होंगे, तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये चीज़ ध्यान देते हैं या हमारे आचार्यों ने ध्यान दिया कि किन किन के अंदर कुछ साधारणता है। तो जो साधारणता है यानी कि समान गुणधर्म है, उनको एक कैटेगरी में रखा जाए। इसलिए किसी भी शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसके पदार्थों को व्यवस्थित रूप करना सबसे पहला आवश्यक काम होता है। यह कार्य वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। अतः वर्गीकरण वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम सोपान यानी फर्स्ट स्टेप माना जाता है। वैदिक वांग्मय में 4 प्रकार की औषधियाँ कही गई हैं, वहाँ भी क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि 4 नामों से जानी जाती है। चारों नाम इम्पॉर्टेंट हैं: आथवर्णी, अंगिरासी, दैवी और मानुषी। इसके अलावा कुछ वर्गीकरण वहाँ भी उपलब्ध होता है, जैसे उद्भव स्थान के नाम पे, गुण के नाम पे और कर्म के अनुसार भी। लेकिन हमें जो स्टडी करनी है वो आयुर्वेद के मतानुसार करनी है। तो आयुर्वेद में भी अनेक दृष्टिकोणों से पौधों का या प्लांट्स का या फिर जो भी औषधियाँ हैं, मिनरल्स हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो जब से जो सबसे मेजर जो है वह है कार्य कारण भेद से। एक एक करके हम सारे भेदों के और सारे आधार समझेंगे। कार्य कारण भेद से द्रव्य 2 प्रकार के हैं। पहला कारण द्रव्य, दूसरा कार्य द्रव्य। सृष्टि के मौलिक तत्व जितने जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं वह कारण द्रव्य कहलाते हैं। तो कारण द्रव्यों के बारे में हमने पदार्थ में पढ़ा है, वो 9 कारण द्रव्य होते हैं, जिसमें पंच महाभूत, आत्मा, काल, दिशा, मन, ये 9 कुल कारण द्रव्य होते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाले सृष्टि के सभी द्रव्य कार्य द्रव्य कहलाते हैं, जैसे घट, पट, गोधूम, गुरुचि, ये सब। तो ये सब की चर्चा पहले भी आप जानते हैं, इसको कार्य कारण भेद से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। दूसरा भेद आता है चेतन भेद से, यानी कि चेतना की स्थिति के अनुसार द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला चेतन यानी जो जीवित हैं, और दूसरा अचेतन यानी जो जीवित नहीं है। चेतन उसे कहते हैं जिसमें चेतना धातु यानी आत्मा का पर्याय चेतना होती है का निवास है और अभिव्यक्ति हो, यथा जीव जंतु वृक्ष आदि। इसके विपरीत अचेतन वह है जिसमें चेतना की स्थिति और अभिव्यक्ति न हो, जैसे स्वर्ण आदि धातुएं, अन्य पार्थिव द्रव्य। तो वैदिक वांग्मय में इन्हें शासन और अनशन भी कहा जाता है। यानी सअसन जो है वह कौन सा है, जो चेतन है, और अनशन जो है वह जो अचेतन है। तो एक लाइन इसको याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। चेतन द्रव्य भी औषध में प्राय अचेतन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें हम लेते हैं, फिर उसको काटते हैं, सुखाते हैं, तो चेतन होते हुए भी बाद में वो अचेतन में हो जाते हैं। चेतन द्रव्य पुनः 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला अंतःचेतन, दूसरा बहिश्चेतन। अंतःचेतन वह है जिसमें चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है और जीवन की संवेदनाएं प्रच्छन्न यानी शुरुआती या थोड़े मात्रा में या अस्फुट रूप में चलती है, अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता। इस वर्ग में औद्भिद या स्थावर द्रव्यों का समावेश किया जाता है। बहिश्चेतन द्रव्य वह कहलाते हैं जिसमें अंतः चेतना की बाह्य अभिव्यक्ति स्फुट और पूर्ण होती है, जैसे जांगम द्रव्य। औद्भिद वर्ग में चेतना की स्थिति तथा इंद्रिय अभिव्यक्ति के अनेक दृष्टांत टीकाकारों ने दिए हैं, जैसे सूर्यमुखी का सूर्य के अनुसार घूमना, लवली एक प्लांट होता है, उसमें मेघ गर्जन जब होती है तो उसमें फल लगता है। बीजपुर में श्रृंगाला जंतुओं की वसा डालने से फल की उत्पत्ति होती है। मध्य परिक्षेप करने से आम में फल लगता है, लोकाचार है। लज्जालु यानी कि जो छुई मुई होती है कि हस्त स्पर्श से संकोच होता है, तो ये चेतना को स्फुट रूप में दिखाते हैं। अब आता है निष्पत्ति के भेद से या भौतिक संगठन के भेद से।
पहले ये कहा जा चुका है कि महाभूतों के उत्कर्ष के अनुसार द्रव्यों की पार्थिवादी संज्ञाएँ होती हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आधा अंश जिसमें रहेगा वह वैसा द्रव्य कहलाएगा, लेकिन द्रव्य भी पंचभौतिक होते हैं। इस प्रकार हम पार्थिव, आप, तेजस, वायव्य और आकाशी, इस प्रकार 5 प्रकार के भौतिक द्रव्यों के बारे में विचार कर सकते हैं। इनमें महाभूत की अधिकता होगी, उसके गुणधर्म की विशेषता आ जाएगी, तो उसी प्रकार उसका रूप, वर्ण या गुणकर्म होगा। तो एक पार्थिव द्रव्य हम एग्जाम्पल में लेते हैं। पार्थिव द्रव्य जिसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी, उसको पहचानेंगे कैसे? गंध से पहचानें, उसमें गंध अवश्य होगा और उसका रस जो होगा मधुर होगा और ईसत का साय होगा। गुण में क्या आएगा? गुरु होगा, खर होगा, कठिन हार्डनेस होगा, स्थिर होगा, सांद्र होगा, स्थूल होगा। कर्म कैसा होगा? उपचय, संघात, गौरव, भारीपन लाना शरीर में, चीज़ों को जोड़ना, स्थिरता लाना, बल लाना, अधोगमन, नीचे की तरफ जाना, ये कर्म कहलाता है। उसका विपाक कैसा होगा? गुरु विपाक होगा। आप्य वर्ग में देखिए क्या आता है, जो जल रहेगा उसमें इसकी इंद्रियार्थ क्या होगा? रसना के द्वारा पहचाना जाएगा, वो जीवा से ग्राह्य होगा। मधुर, ईसत या अम्ल लवण होगा। गुण क्या होगा? द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, सांद्र, पिच्छिल, स्तमित, सर, ऐसा होगा। कर्म कैसा होगा? क्लेदन, स्नेहन, बंधन, विस्यंदन, मार्दव, प्रहलादन, ऐसा उसका कर्म होगा। विपाक कैसा होगा? गुरु होगा। ये आप्य का ये सारा बताया गया। तेजस यानी जिसमें रूप होगा। कटु, ईसद, अम्ल लवण उसका होगा रस। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुच्छ, विशद, खर होगा। दहन, पचन, प्रभा, वर्ण, प्रकाशन, दारण, तापन, ऊर्ध्वगमन, ये उसके कर्म होंगे। और विपाक कैसा होगा? लघु होगा। वायव्य जो होगा, जो स्पर्श हो के द्वारा पहचाना जाएगा। कसाय, ईसत, तिक्त, उसका रस होगा। लघु, शीत, रुच्छ, खर, विशद, सूक्ष्म, विकासी, बेवायु, उसका गुण होगा। कर्म में विरुक्षण, विचारण, विलपन, वैसद्य कर, लाघव कर, कर्षण, आशुकारी होगा। विपाक इसका कैसा होगा? लघु होगा। आकाश में भी शब्द आकाश के द्वारा पहचाना जाएगा। गुण इसका मृदु, लघु, श्लक्ष्ण ऐसा होगा, सूक्ष्म होगा, बेवाई होगा, विभक्ति करने वाला होगा। कर्म मार्दव, सौशीर्य, लाघव, विवर्ण करने वाला होगा। और विपाक कैसा होगा? लघु विपाक। तो इसमें याद करने लायक है तो वर्ग याद कर सकते हैं, जैसे पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य, आकाशी। इंद्रियार्थ याद कर सकते हैं, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध। और इसमें रसों के बारे में थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है। गुण में एक एक दो दो याद कर लीजिएगा। कर्म में भी समझ करके, जैसे जल है तो क्लेदन करेगा, बंधन करेगा, मार्दवपन लाएगा। इसी तरह से आकाश होगा तो लघुता लाएगा शरीर में। वायु होगा तो आशुकारी होगा। और विपाक में आप याद कर सकते हैं, जो आपका पार्थिव होगा और जल वाला होगा वो गुरु विपाक होगा। बाकी सब आकाश, वायु, अग्नि लघु विपाक वाले होंगे। तो ये वर्गीकरण एक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं योनि भेद से। योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और भौम। ये योनि भेद कहलाता है। जानतो या जांगम उसे कहते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जो जंगली प्राणी या मतलब जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कस्तूरी, गुरोचन, दूध, घृत आदि। औद्भिद या वानस्पतिक द्रव्य वह हैं जो पृथ्वी से फूट कर निकलता है, यथा गोधूम, हरितकी आदि। भौम या पार्थिव द्रव्य वह है जो भूमि से प्राप्त होता है या उसका विकार है, जैसे पारद, गंधक, लवण, धातु आदि। जांगम द्रव्य पुनः 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज उन प्राणियों को कहते हैं जो गर्भावस्था में जरायु से आवृत रहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। अंडज उन्हें कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, सांप आदि। स्वेदज वो हैं जो पृथ्वी की वाष्प या प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि, कीट, पिपीलिका। पिपीलिका मतलब चींटी वगैरह। उद्भिज प्राणी वे होते हैं जो पृथ्वी के बाहर कुछ काल तक रहते हैं और पुनः पृथ्वी को फाड़ कर बाहर निकलते हैं, जैसे बीरबहुटी, इंद्रगोप जिसको बोलते हैं, या मंडूक। ठीक, इसको उद्भिज बोलते हैं। इसी प्रकार औद्भिद द्रव्य भी पुनः 4 विभाग में
डिवाइड होंगे, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो जिसमें दृश्य फूल नहीं लगते हैं वह वनस्पति कहलाते हैं, जैसे बट, उदंबर, प्लच, पीपल वगैरह के प्लांट होते हैं। जिसमें लताएं होती हैं वह विरुद्ध कहलाते हैं, जैसे गुरुची हो गया, प्रसारिणी हो गया, ये सब। वानस्पत्य वो कहलाते हैं जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं, ठीक है, तो वो आपके वानस्पत्य कहलाते हैं। जैसे आम, जम्बू, ये बड़े वृक्ष जो होते हैं। औषधि वो कहलाते हैं कि जो कि जिनकी फल लगने पर या पकने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं का पौधा है, एक सीजन का होता है, यह हो गया, ये सब चीज़ें। और आचार्य सूत्रों ने वानस्पत्य शब्द दिया है वृक्ष के लिए। तो अगर हम नए तरीके से एक और क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करें तो जो वानस्पत्य या वनस्पति बड़े वृक्ष कहलाते हैं, और वानस्पत्य मध्यम प्रमाण के मीडियम ट्री कहलाएंगे। और यास्क ने जो निरुक्ति दी है उसके अनुसार यह है कि जो भूमि को आच्छादित कर दे तो उसको हम वृक्ष कहेंगे, और बाकी जो विरुद्ध, गुल्म और लताएं ये सब हैं, ये औषध जो है ये क्षुप कहलाती हैं। तो इसमें कुछ खास याद क्या करना है हमको, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। तो वानस्पत्य वह होता है जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं। वनस्पति वो है जिसमें फूल नहीं लगते हैं, केवल फल दिखाई देता है। औषधि जो होता है जो पकने पे नष्ट हो जाता है, और विरुद्ध जो होता है जो लताएं होती हैं वह विरुद्ध कहलाती है। ये हमको याद रखना है। अब आता है प्रयोग भेद से क्लासिफिकेशन। प्रयोग भेद से द्रव्य दो प्रकार में विभाजित है, औसत द्रव्य और आहार द्रव्य। तो औसत जो होता है वह वीर्य प्रधान होता है, और आहार जो होता है वह रस प्रधान होता है। यानी हम औसत को ग्रहण करना है तो उसकी शीतवीर या उष्णवीर कैसा है उसके अनुसार हम चूज करते हैं, और आहार अगर हम जो लेते हैं वो हम रस के आधार पर लेते हैं, मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त है, कसाय है, ऐसा। वीर्य में भी फर्दर क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य वाले औषधियाँ या द्रव्य प्राप्त होते हैं। जो तीक्ष्ण वीर्य होता है उसकी मात्रा कम होती है, 1 कर्ष। मध्यम वाले की आधा पल लेते हैं, और मृदु वीर्य वाले की 1 पल मात्रा यूज की जाती है। और क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अंग भेद से ये 2 प्रकार का हो सकता है, द्रव्यभूत यानी जो दिखाई दे, और अद्रव्यभूत यानी जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं दे। तो जो दिखाई देगा क्या है, गुरुचि दिखाई देगा, लवण दिखाई देगा, और हरितकी दिखाई देगी, तो मूर्त हो गया। लेकिन धूप हो गया, और हवा हो गया, और कर्म के द्वारा हम कोई चीज़ अगर अचीव करते हैं, वात का वर्धन हम दौड़ के कर रहे हैं, तो वह अमूर्त द्रव्य कहलाएगा। रस भेद से द्रव्यों के 6 वर्ग किए जाते हैं। मधुर स्कंद, अम्ल, उसको स्कंद बोलते हैं, यानी ग्रुप है वो। मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कसाय स्कंद। इसकी कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें 4-5 याद रखना है, पेपर में तो बहुत सारा दिया हुआ है बुक में। तो काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मुदक पड़ी, मांस पड़ी, मेदा, महामेदा, ये सब जो होते हैं मधुर स्कंद के द्रव्य कहलाते हैं, मीठे होते हैं। दाड़िम हो गया यानी अनार हो गया, आंवला हो गया, मातुलंग हो गया नींबू को, और दही है, और तक्र है, ये सुक्त है यानी सिरका है, आम्र है, लकुच है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वह अम्ल स्कंद में कहलाती हैं। लवण स्कंद में क्या आता है, जो सेंधव, सवर्चल, काल, वीट, समुद्र लवण, ये सब लवण स्कंद में कहलाते हैं। कटु जो होगा, पिपली हो गया, पिपली मूल हो गया, गज पिपली, चब्ब, चित्रक, सुंठी, अजमोदा, धनिया, ये सब बिडंग वगैरह, ये सब कटु स्कंद में आते हैं। तिक्त स्कंद में जो तीता होता है उसमें चंदन, जटामासी, किरात तिक्त, तुम्बरु, कुटज, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये सब तिक्त स्कंद में आता है। कसाय स्कंद में क्या होता है, जो कसाय रस वाले होते हैं, लोद्र हो गया, मोच रस हो गया, लज्जालू हो गया, धातकी पुष्प हो गया, जम्मू हो गया, आम्र हो गया, श्वेत खदीर हो गया, तिंदुक हो गया, प्रिवाल हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल। सल्लकी जो है वो कसाय स्कंद में आता है। अशोक भी प्लांट जो है वो कसाय में आता है। एक यूनिक फीचर के रूप में हमें याद करना है पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से कि वाग्भट ने रस स्कंदों में पार्थिव द्रव्यों का भी समावेश किया है।
स्वर्ण को उन्होंने बोला कि मधुर स्कंद में, और रजत को अम्ल स्कंद में, नाग को लवण में, कांस्य और लौह को तिक्त में, मुक्ता, प्रवाल, अंजन और गैरी को कसाय वर्ग में रखा है। तो ये चीज़ आप 2-3 बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। वीर भेद से भी हमें पता है 2 तरह के वीर होते हैं, शीत वीर या उष्ण वीर। ये तो प्रचलित है, लेकिन अष्टविध वीर भी माना जाता है। तो हमें सेट में याद कर लेना है गुरु लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध रुच्छ, मृदु तीक्ष्ण। और द्विविध वीर्य वाली जो है वह शीत और उष्ण ही मानी जाती है। तो जो शीत वीर्य के द्रव्य होते हैं उसको चंदनादि वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें चंदन, पद्मक, सारिवा, कुश, कांस, दर्प ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और उष्ण वीर्य में अगरुवादि बोलते हैं, जैसे अगरु उष्ण होता है, अगरु हो गया, कुष्ठ हो गया, तगर हो गया, और एला, त्वक, गुगलू, सल्लखी, बृहति, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, मांसपर्णी, ये सब क्या होते हैं? उष्ण वीर्य होते हैं। ठीक है। दोष कर्म भेद से जो होते हैं द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, समन, कोपन और स्वस्थ हित। समन, कोपन और स्वस्थ हित। श्लोक भी आता है एक, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मतम किंचित, त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, एक दोष प्रशमन करता है, एक धातु का प्रदूषण करने की क्षमता रखता है, और तीसरा जो स्वस्थ हितकारी होता है। 3 प्रकार के द्रव्य हो सकते हैं। दोषों के समन, कोपन और स्वस्थ हित के हिसाब से जब समन की हम बात करेंगे तो वात संसमन, पित्त संसमन, कफ संसमन। कोपन की बात करेंगे तो वात कोपन, पित्त कोपन, कफ कोपन, ऐसा हो सकता है। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। वात 2-2, 3-3 याद कर लेना आप लोग। वात संसमन में क्या आता है? देवदारू, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, मेष श्रृंगी, बला, अतिबला, पुनर्नवा, दशमूलगढ़, ये सब वात संसमन में आते हैं। पित्त संसमन में क्या आता है? चंदन, रक्तचंदन, हियबेर, उसीर, मंजिष्ठा, क्षीर विदारी, विदारी, सतावरी, ये सब आता है। कफ संसमन में क्या आता है? हरिद्रा, कपूर, सतपुष्पा, सरल, रासना, करंचद्वय, इकुंदी, चाती, ये सब क्या आता है? कफ संसमन में आता है। वात कोपन में क्या आता है? शुष्क शाक, शुष्क मांस, वरक, उद्दालक, कोर्दू, श्यामक, निवार, ये सब आता है। पित्त कोपन में क्या आता है? तिल, तैल, पीड़िया, कुलत, सरसों, दधी, तक्र, कुर्चिका, ये सब आता है। कफ कोपन में क्या आता है? यवक, इतकट, मांस, महामांस, गोधूम, ये सब कफ कोपन में आते हैं। स्वस्थ हित में यानी जो सदैव यूज किया जाता है उसमें अंतरिक्ष जल है, सैंधव है, गाय का घृत है, शर्करा है, आमलक है, इसको आप सदैव यूज कर सकते हैं, ये हितकारी होते हैं। और एक संस्थानिक जो चिकित्सा की दृष्टि से हो सकता है वह एक संशोधन और समन हो सकता है। संशोधन कर्म जो शरीर में स्थित मलों को बाहर निकालते हैं। संशमन कार्य जो शरीर में कुपित दोषों को शांत करते हैं। तो ये आपका मौलिक वर्गीकरण है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।